जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्मार्ट स्टडी डीएस में। साथियों, आरआरबी ग्रुप डी की अभी तक जितनी भी शिफ्ट आपकी कंप्लीट हुई हैं उन सभी शिफ्ट का एनालिसिस करने के बाद मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस तैयार किए हैं। मेरा मानना है, मेरा ये दिल कह रहा है कि अब आपकी जो आगामी शिफ्ट होंगी उसमें इन क्वेश्चंस की बौछार आपको देखने को मिलेगी, यानी इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस को कवर अप करवाएंगे, जिस टाइप के क्वेश्चन अब आपके बनेंगे यकीन मानकर चलिएगा, विश्वास रख के चलिएगा। और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आपको करवाएंगे जो अब आपके आने वाले हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछ लिए गए उनकी संभावना कम बनती है, लेकिन उससे रिलेटिव अदर टॉपिक के ज़्यादातर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इस सेशन में हम लोग 25 क्वेश्चन साइंस के और 20 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर के, तो ये क्लास में आपको 45 नंबर कवर करवाएंगे। तो आज का ये सेशन बहुत ही आपका खास है और शानदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है यहाँ पर विली मानव शरीर के किस भाग में पाए जाते हैं। अब विली ये शब्द आपको कंफ्यूज कर रहा होगा, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग डिटेल से जानकारी ले लें। देखिए, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि ये छोटी आंत में पाए जाते हैं। कि होते क्या हैं, तो विली छोटी आंत की अंदरूनी सतह पर पाए जाते हैं और ये उंगली नुमा संरचनाएं होती हैं जो भोजन से पोषक तत्वों के अवशोषण में मदद करती हैं और आंत की सतह क्षेत्रफल को बढ़ा देती हैं। तो इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। आई होप आप इसको ध्यान से रट लीजिएगा या फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड में सेव कर लीजिएगा, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग वर्ड था तो आपको मे भी ध्यान ना रहता हो कि फलों में प्रमुख रूप से कौन सा हार्मोन होता है। तो फलों में जो प्रमुख रूप से जो हार्मोन पाया जाता है वो साइटोकाइनिन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था कि किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी दोगुनी करने पर वक्रता त्रिज्या डैश हो जाती है। तो किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी को अगर हम लोग दोगुनी करते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, एक बार बताइए। तो राइट आंसर यहाँ पर दोगुनी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट करना है। थोड़ा इसके बारे में डिटेल से अगर जानने की कोशिश करें तो गोली दर्पण के लिए संबंध होता है R इक्वल टू 2F। क्या होता है? R इक्वल टू 2F। यदि फोकस दूरी F को दोगुना कर दिया जाए तो वक्रता त्रिज्या R भी क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। अगर हम लोग फोकस दूरी को दोगुना करते हैं तो वक्रता त्रिज्या जो होती है R वो भी क्या हो जाती है? दोगुनी हो जाती है। इस क्रम में राइट आंसर जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी को क्लिक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं के प्रकार कितने होते हैं। तो जो मानव शरीर होता है, मनुष्य का शरीर जो होता है उसमें रक्त कोशिकाओं के जो प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाना चाहिए। अगर हम लोग डिटेल में इसकी जानकारी लेना चाहे तो मानव शरीर में रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं जरा जान लेते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं जिसको आरबीसी कहते हैं, ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका काम होता है। सेकंड होता है श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि डब्ल्यूबीसी, रोगों से रक्षा प्रदान करती है। थर्ड आपका होता है प्लेटलेट्स यानी कि रक्त का थक्का जमाना, इसका वर्क होता है। तो ये आप लोग जरूर याद कर लेना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। तो जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, उसमें से आपको चूज करना होगा। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पाचन, डाइजेस्टिव जो होता है ये सम्मिलित होता है। अगर इसके बारे में बात करें तो जल चक्र में वाष्पीकरण और संघनन और वर्षा प्रक्रियाएं आती हैं। पाचन मानव शरीर की प्रक्रिया है, जल चक्र से इसका कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है, इसलिए ये आपका यहाँ पर नहीं आता। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका राइट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो ये क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए भाई। पानी का रासायनिक सूत्र हमें कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होता है, फटाफट आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य की रक्त शुद्धिकरण की इकाई क्या है। जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको हूबहू मिलेंगे, इसमें से एक ऑप्शन सही होगा, उसका राइट आंसर आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो यहाँ पर आपका नेफ्रॉन जो होता है ये रक्त शुद्धिकरण का एक प्रमुख यानी इकाई आप लोग कह सकते हो। अगर बात करें नेफ्रॉन यानी कि गुर्दे जो होती हैं, किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। यही इकाई रक्त को छान कर यानी कि ये क्या करती है,
ये क्या करती है, फिल्टराइजेशन का काम करती है, एज अ फिल्टर वर्क करती है, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालती है, कहाँ से, अपने शरीर से, और रक्त को शुद्ध करती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेफ्रॉन, जो भी स्टूडेंट क्लिक किए होंगे उनका करेक्ट आंसर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है जल का घनत्व अधिकतम कब होता है। भाई जल का जो घनत्व होता है वो अधिकतम कब होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, या 50 या 100। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन करेक्ट है वो बताना है। तो जल का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, कितने, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और इसी कारण ठंडे मौसम में तालाब और झीलें ऊपर से जमती हैं, नीचे का पानी 4 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में रहता है। ये पॉइंट थोड़ा आपको रिमेंबर कर लेना है, एक नज़र डाल लेनी है। जो मैं आपको ये एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी हल्के में मत लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन का ही एक पार्ट है जो कि डिटेल में आपको बताया गया है। तो शॉर्ट फॉर्म में जानकारी को ना सेव करके डिटेल फॉर्म में जानकारी लेना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैं भी आपसे क्वेश्चंस में डिटेल, शॉर्ट को छोड़ करके डिटेल से अगर थोड़ा सा अगर पूछ ले तो आप उसमें अटके ना, तो इसलिए आपको डिटेल वाला पॉइंट जरूर रिमेंबर करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया था कि सूर्य ऊर्जा का क्या स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो अगर हम लोग बात करें तो ये आपको तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही करना होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें राइट आंसर नाभिकीय संलयन के साथ जाना चाहिए, किसके साथ, नाभिकीय संलयन। तो सूर्य में हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं, जो सूर्य है उसमें हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़कर के हीलियम बनाते हैं। इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन यानी कि यहाँ पर नाभिकीय संलयन कहते हैं, और इसी से सूर्य को अधिकतम यानी कि अधिकतर ऊर्जा प्राप्त होती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, जो भी स्टूडेंट क्लिक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया था कि डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है। भाई डेंगू फैलाने वाला मच्छर कौन सा होता है, ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, उसका करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। तो एडीज मच्छर का आपने नाम सुना होगा, एडीज यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो डेंगू रोग एडीज मच्छर के काटने से फैलता है, किसके काटने से, एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। और यह मच्छर प्रायः दिन में काटता है, कब काटता है, दिन में काटता है, और ये साफ पानी में पनपता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, जहाँ पर हूबहू आपको ये 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, इसमें से कोई एक आपको करेक्ट करना होगा, जो करेक्ट है वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। तो गेगर मेंडल का नाम आपने सुना होगा, किसका, गेगर मेंडल का। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिटेल में बात करें तो गेगर मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था, एक प्रयोग करके आनुवांशिकता का यहाँ पर नियम बताया था। तो इस क्रम में ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और राइट आंसर बताने की फटाफट कोशिश करिए। उससे पहले जो भी स्टूडेंट हमसे नए कनेक्ट हो रहे हैं और अभी तक अपने प्लेटफॉर्म को ज्वाइन नहीं किए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई भी सेशन अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंचे और आप उसको वॉच कर सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, तो हम बताते हैं आपको। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि हाइगेंस ने ये बताया था कि हाइगेंस ने प्रकाश की तरंग सिद्धांत यानी कि वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया था, प्रकाश की तरंग का सिद्धांत दिया था, जिससे प्रकाश की तरंग प्रकृति सिद्ध हुई थी। जहां पर ये करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाइगेंस के द्वारा दिया गया था ये सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी होती है। भाई हमारे बॉडी में ऐसी कौन सी ग्रंथ है जो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर हूबहू आपको ये 4 ऑप्शन दिखेंगे, 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट होगा जिसको आपको बताना है। तो अगर हम लोग बात करें यकृत यानी कि लीवर, तो मानो यानी कि यकृत मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। यकृत मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। यह पित्त रस बनाती है और पाचन या विषहरण व चयापचय से महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो आपकी चयापचय प्रक्रिया होती है, क्रिया होती है, उसमें ये अपना बहुत अहम रोल अदा करती है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि लीवर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला पूछा गया था कि विद्युत ताप को किस में मापा जाता है। जो विद्युत ताप होता है इसको हम लोग जूल, वॉट, डिग्री, न्यूटन किस में मापते हैं। जहाँ पर ये आपको ऑप्शन दिए गए थे, तो यहाँ पर विद्युत को हम लोग जूल में मापते हैं, किस में, जूल में मापते हैं। तो विद्युत धारा से उत्पन्न ऊष्मा यानी कि इलेक्ट्रिक हीट एक होती है, ये
ये एक प्रकार की एनर्जी ही होती है जिसको ऊर्जा बोलते हैं, और ऊर्जा की एसआई इकाई क्या होती है, जूल होती है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाना चाहिए। जो भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए को लॉक किए होंगे उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया होगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी है, यानी कि डीएनए में उपस्थित मुख्य चीनी क्या ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या फिर राइबोस या डीऑक्सीराइबोस। तो इसमें से चार ऑप्शन में से कोई एक करेक्ट है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि डीऑक्सीराइबोस आपका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा डिटेल में अगर जानकारी लें तो डीएनए का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होता है। इसमें उपस्थित मुख्य चीनी डीऑक्सीराइबोस होती है, जबकि आरएनए में केवल राइबोस पाई जाती है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में डिनोट करना है, एक्स्ट्रा पॉइंट में नोट करना है, रिमेंबर करना है। या फिर आप पीडीएफ चाहेंगे तो पीडीएफ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, नो डाउट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है हरित लवक यानी कि क्लोरोफिल पौधों को किस रंग का बनाता है। जो क्लोरोफिल होता है हरित लवक, ये पीला, हरा, लाल कौन सा रंग प्रदान करता है पौधों को, ये आपको बताना। तो भैया ये पौधों को हरा रंग प्रदान करता है। हरित लवक से आपको ही माइंड में नाम आ जाना चाहिए कि हरित लवक है, तो यानी कि पौधे आपको हरे ज्यादातर नजर आते हैं। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जिन स्टूडेंट के द्वारा लगाया गया होगा उनका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया होगा। हरित लवक जो होता है क्लोरोफिल प्रकाश अवशोषी करके पौधों में हरी रंगत देता है। पौधों में क्या करता है, ये हरी रंगत देता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इस क्रम में आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है मनुष्य शरीर के किस अंग में पित्त संग्रहित होता है। हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें पित्त संग्रहित होता है, क्या गुर्दा, लीवर, पित्ताशय, अमाशय। तो पित्त की जब बात की जाए तो पित्ताशय से होगा। किससे, पित्त पित्ताशय से स्रावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। पित्ताशय में लीवर द्वारा निर्मित पित्त यानी कि विल संग्रहित होता है। खाने के पचने में मदद करने के लिए पित्त आवश्यक होता है, जिसको हम लोग पित्त रस बोलते हैं, जो कि यहाँ पर पित्ताशय में जो है संग्रहित होता है। अगला कह रहा था क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपने सुना होगा, इसका मुख्य पर्यावरणीय प्रभाव क्या है। तो थोड़ा डिटेल में अगर बात करें तो यहाँ पर ओजोन परत का क्षरण आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपके ऑप्शंस दिए गए थे। इसमें अगर हम लोग डिटेल से बात करें CFCS यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वायुमंडल में जाकर ओजोन परत को नुकसान पहुंचाते हैं। जो हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, उसमें जाकर के ये ओजोन परत को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो वहां पर ये नुकसान उसको पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है परावैंगनी किरणें यूवी रेज का स्तर बढ़ जाता है और पृथ्वी पर हानि हो सकती है। तो ये आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी कि ओजोन परत का क्षरण राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है, जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको मिले थे। इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट था, जो कि आपको बताना था। तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग बात करें कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन में आपको दिखा होगा, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा डिटेल में अगर जानकारी लें तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है ये तब होता है जब वायुमंडल में CO2 और अन्य गैसें सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म रखती हैं। इससे ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसका ग्लोबिंग जो वार्मिंग होती है इसका खतरा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सांस द्वारा शरीर में कौन सी गैस जाती है। सांस द्वारा हमारे शरीर में कौन सी गैस जाती है, जहां पर ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सिलिकॉन। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑक्सीजन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करती है, ये सांस लेने पर फेफड़ों के माध्यम से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है, और जब ये हमारे रक्त में प्रवेश करती है तो शरीर की को ऊर्जा प्रदान करने की प्रक्रिया के लिए ये भी आवश्यक होती है। तो हमारी बॉडी में एक एनर्जी का भी वर्क कर देती है, ठीक है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला पूछा गया था कि रक्त समूह की खोज किसने की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रक्त समूह की अगर बात करें तो लैंड स्टीनर के द्वारा यहाँ पर इनके द्वारा ही खोज की गई थी, किसके, रक्त समूह की। तो कार्ल लैंड स्टीनर ने 1901 में यानी कि 1901 में रक्त समूह ब्लड ग्रुप की खोज की। इस खोज से रक्त स्राव यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूशन सुरक्षित तरीके से यहाँ पर संभव हुआ। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जो भी स्टूडेंट किए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मलेरिया किसके कारण होता है भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस या फिर प्लाज्मोडियम। तो मलेरिया नाम आपको प्लाज्मोडियम यानी कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट किए होंगे करेक्ट हो जाएगा। डिटेल में अगर जानकारी लें तो मलेरिया रोग एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। किसके काटने से, एनाफ्लीज मच्छर के काटने से फैलता है। यह रोग प्लाज्मोडियम एक परजीवी जो कि होता है परजीवी के कारण होता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे उनका करेक्ट आंसर हो गया होगा। सबसे कठोर धातु कौन सी है, प्लेटिनम, आयरन, टंगस्टन या पारा। तो सबसे भैया कठोर धातु यहाँ पर हो जाती है टंगस्टन। टंगस्टन यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। टंगस्टन सबसे कठोर धातुओं में से एक है। इसका पिघलने का तापमान बहुत अधिक होता है और इसे बिजली के तार और बल्ब के फिलामेंट में उपयोग किया जाता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पर आपसे, खाने का नमक किसका प्रमुख स्रोत है। तो भैया खाने का नमक सोडियम, कैल्शियम, जिंक, मैग्नीशियम, इसमें से किसका प्रमुख स्रोत है। तो ये भैया सोडियम का प्रमुख स्रोत है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। अगर हम लोग डिटेल में जानकारी ले तो खाने का सोडा जो कि इसका होता है, खाने का नमक जो होता है तो ये सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। इसमें सोडियम यानी कि Na मुख्य खनिज तत्व है जो शरीर में तरल संतुलन और स्नायु क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपको लगा देना है। अगला देखिए यहाँ पर, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है। तो मनुष्य के बॉडी में हमारे सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, कलाई, फीमर, पसली। तो फीमर हड्डी का नाम आप सभी ने सुना होगा। फीमर मानव के शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है। यह ऊपर के पैर यानी कि थाई में होती है और शरीर का वजन सहन करने में ये मदद करती है, हेल्प करती है। जो हमारे बॉडी का वजन होता है उसको सहने में ये हेल्प करती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्युत धारा के लिए एसआई इकाई क्या है, वोल्ट, एम्पियर, ओम या वाट। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर एम्पियर के साथ जो भी स्टूडेंट होंगे उनका यहाँ पर राइट हो जाता है। विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई एम्पियर होती है। एक एम्पियर का अर्थ है यहाँ पर एक सेकंड में कुल यानी एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज किसी प्रवाह में गुजरता है। ये आपको याद कर लेना है। विद्युत धारा जो इसकी एसआई इकाई है या एसआई इकाई एम्पियर होती है। तो एक एम्पियर का अगर आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो एक सेकंड में एक कूलाम चार्ज किसी प्रवाह में गुजरता, उसको हम लोग एक एम्पियर बोलते हैं। मनुष्य के शरीर का तापमान सामान्यतः कितना होता है या क्या होता है, 90 फ़ारेनहाइट, 120 या 98.6 फ़ारेनहाइट, 110 फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 98.6 फ़ारेनहाइट एक मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। और सामान्य तापमान ये आपका 98.6 फ़ारेनहाइट यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पर हो सकता है। यह तापमान शरीर की क्रियाओं और एंजाइम गतिविधियों के लिए अनुकूल होता है। अगला देखिए, कौन सा पेड़ पानी में उग सकता है। ऐसा भैया कौन सा पेड़ है जो पानी में उग सकता है, आम, नारियल, मकोर या जलकुंभी। यह आपका नारियल यानी कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारियल का पेड़ समुद्री किनारों और पानी में उग सकता है। इसके बीज नारियल पानी में तैर सकते हैं और नई जगह पर अंकुरित हो सकते हैं। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, ऊर्जा, समय, दूरी या फिर मात्रा। तो ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि दूरी, जिसको बोलते हैं डिस्टेंस। तो प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है या एक खगोलीय दूरियों को मापने की एक इकाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला कह रहा है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है पृथ्वी का, पृथ्वी, मंगल, शनि या बृहस्पति। तो यहाँ पर अगर बात करें बृहस्पति जो ग्रह है, जुपिटर जिसको इंग्लिश में बोलते हो, ये हमारे सौर मंडल यानी कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस विशालकाय गैस यानी गैंट है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी के मुकाबले बहुत अधिक है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला देखिए कह रहा है लेड पेंसिल में कौन सा पदार्थ रहता है, सीसा, ग्रेफाइट, टिन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लेड पेंसिल में यहाँ पर ग्रेफाइट पदार्थ अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का पिगमेंट कौन सा होता है। हमारे बॉडी में जो होता है रक्त में जो ऑक्सीजन ले जाने का पिगमेंट जो होता है क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन या कैरोटीन या ल्यूकोप्लास्ट होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हीमोग्लोबिन के साथ आपका जाना चाहिए। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है भैया, लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है। और ये रक्त
में ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी हिस्सों तक पहुंचाने का वर्क करता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो भी स्टूडेंट किए होंगे उनका करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसी डिटेल्ड क्लास है, ना कि आपकी थ्योरिकल। इसमें मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ में दे रहा हूं, तो ये इस क्लास को एकदम हल्के में मत लीजिएगा, ना कि ये रिवीजन क्लास है। डिटेल्ड क्वेश्चन है और आने की 100% संभावना है कि आपकी आगामी शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा और एंड तक जरूर वॉच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी, यानी शीत ऋतु किस गैस के कारण अधिक ठंडी लगती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हुई है, आप सभी लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें आर्द्रता की कमी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लो ह्यूमिडिटी। शीत ऋतु में हवा में नमी कम होने से पानी की वाष्पीकरण दर जो होती है बढ़ जाती है, जिससे शरीर अधिक जल्दी गर्मी खो देता है और वह अधिक ठंडी फील करने लगता है। तो यहाँ पर आर्द्रता की कमी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट किसके द्वारा बना होता है। प्लेटिनम, ग्रेफाइट, टंगस्टन या आयरन। तो टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। टंगस्टन का उच्च पिघलन बिंदु होता है, इसीलिए यह इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखिए, कह रहा है इसमें से किस जीव के 3 कक्षीय होता है, क्या होता है। यहाँ पर मछली, कबूतर, गिरगिट, बाघ। तो 3 कक्षीय जो हृदय होता है वो किस में होता है, तो ये मछली में पाया जाता है, फिश में। जो हमारे फिश होती है इसमें 3 कक्षीय हृदय पाया जाता है। 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, यानी कि एट्रिया जिसको बोलते हैं, और एक निलय होता है वेंट्रियल जिसको वेंट्रिकल बोलते हैं। यह मछली में रक्त परिसंचरण को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश जो है ये नीला क्यों दिखाई देता है, अपवर्तन के कारण, प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण या अवशोषण के कारण। तो भैया ये प्रकीर्णन के कारण ये हमें क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के छोटे छोटे कण नीले रंग के कण में अधिक फैले होते हैं, जिसको हम लोग इस जो स्टैटिंग बोल सकते हैं। इस कारण आकाश नीला हमें दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकीर्णन, यानी कि प्रकीर्णन के कारण हमें ये नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने पर क्या होता है। सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड विलयन में मिलाने से क्या होता है, लाल अवक्षेप, पीला अवक्षेप या सफ़ेद अवक्षेप। तो इसकी बात करें तो ये सफ़ेद अवक्षेप में क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर डिटेल में जानकारी ले तो सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को सोडियम क्लोराइड NaCl के साथ घोल में मिलाने पर सिल्वर नाइट्रेट AgCl बनता है। यह सफ़ेद रंग का एक अवक्षेप होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, इसमें से कौन सा जानवर अपने शरीर का तापमान वातावरण से अलग रख सकता है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको मिले थे, उसमें से एक सही था जो कि आपको बताना। तो अगर बात करें हम लोग बर्ड्स की, जो चिड़ियाँ होती हैं, पक्षी जो होते हैं, वो पक्षी गर्म रक्त वाले होते हैं। क्या होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, गर्म रक्त वाले जीव होते हैं। वे अपने शरीर का तापमान स्थिर रखते हैं, चाहे यह वातावरण ठंडा या गर्म हो। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जाता है कि अर्ध धातुओं की सही जोड़ी क्या है। यहाँ पर सोना और चांदी, सिलिकॉन और जर्मेनियम, तांबा और लोहा, टिन और सीसा। इसमें से करेक्ट आंसर आपका जो होगा वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के साथ जाना चाहिए। किसके साथ, जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्धधातु जो होती हैं ये वह तत्व होते हैं जिनकी विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होती है धातुओं और अधातुओं के बीच होती है। किसके बीच, धातु और अधातु के बीच में होती है। इस क्रम में सिलिकॉन और जर्मेनियम इसके प्रमुख उदाहरण हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि घर में घरेलू बिजली की आपूर्ति का मानक क्या है। घर में घरेलू बिजली आपूर्ति का अगर मानक पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में हमें बताइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया था, पित्त लवण का कार्य क्या है। पित्त लवण का कार्य प्रोटीन तोड़ना, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना या जल का अवशोषण करना। तो अगर हम लोग इसके बारे में बात करें तो वसा के कणों को ये छोटे छोटे कणों में तोड़ देता है। क्या कर देता है, तोड़ देता है, डिवाइड कर देता है,
जिसके कारण पित्त में मौजूद पित्त लवण यानी पित्त लवण वसा को सूक्ष्म कणों में तोड़ते हैं, जिससे पाचन एंजाइम क्या होता है, लिपेज वसा को आसानी से पचा सकता है। इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है विद्युत धारा की इकाई क्या है। भैया बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं आता तो आप डूब मरोगे। तो इसका एम्पियर आप लोगों को मैंने अभी बताया था। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट की एसआई इकाई एम्पियर होती है। 1 एम्पियर का मतलब होता है कि 1 सेकंड में 1 कूलाम चार्ज प्रवाहित हो रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर, वॉट, न्यूटन या जूल होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें डायोप्टर, आपने सुना होगा, डायोप्टर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेंस की शक्ति, लेंस पावर को डायोप्टर यानी डी से मापा जा सकता है। यदि लेंस का फोकस दूरी 1 मीटर है तो शक्ति 1 डायोप्टर होगी। यह आपको एक्स्ट्रा पॉइंट में याद कर लेना है। अगला देखिए, रसोई घर में इस्तेमाल होने वाले नमक का रासायनिक सूत्र क्या होगा या रासायनिक नाम क्या होगा। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। तो अगर हम लोग बात करें यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट यानी कि सामान्यतः रसोइयों में सामान्यतः नमक से तात्पर्य सोडियम क्लोराइड NaCl होता है, लेकिन कभी कभी सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 भी प्रयोग किया जाता है। यह खाना पकाने और सफाई में इस्तेमाल किया जाता है। तो रसोई में हम लोग यहाँ पर NaCl का यूज़ करते हैं, कभी कभी सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का यूज़ करते हैं सफाई वगैरह को करने के लिए। अगला देखिए, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। अभी मैंने आपको बताया था ये कितना होता है, फिर से जान लीजिए। ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस में आपका पूछा गया था। अगर फ़ारेनहाइट में पूछा जाता तो भी मैंने आपको करवा दिया, अगर सेल्सियस में पूछा जाता तो आप लोग ये देख सकते हो। मानव शरीर का सामान्यतः तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यह तापमान शरीर की सामान्यतः क्रियाओं और एंजाइम की गतिविधियों के अनुकूल होता है। ठीक है, ये आपको डिटेल में देख लेना है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको एज इट इज दिए गए थे, इसमें से आपको बताना था जो कि हाजीपुर, आपने नाम सुना होगा। हाजीपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम रेलवे, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जो होता है, इसका मुख्यालय हाजीपुर यानी बिहार में स्थित है। तो इस क्रम में राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। नील नदी, गंगा नदी, अमेजन या ये मंसूरी। तो यहाँ से आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। विश्व की ऐसी कौन सी लंबी नदी है जो सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो उसका नाम आपसे पूछा जा रहा है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन मैंने बता भी दिए हैं। तो ये कैसा लगा क्लास और कैसी लगी ये सेशन की वीडियो, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी स्टूडेंट हमारे साथ नए कनेक्ट हो रहे थे और अभी तक कुछ इस चैनल के बारे में बैकग्राउंड में नहीं जानते हैं, नो डाउट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड किसी भी टॉपिक पर, मतलब ऐसा कोई भी टॉपिक है जो नहीं छूटता है, सारे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवाता हूँ। तो अगर अपने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट लेना चाहते हैं